हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। मेरा नाम अंजनी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडियन मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज जो रहेगा लेक्चर 2 रहेगा ईवीएस का एनसीईआरटी कंटेंट का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें चैप्टर 1 से 10 तक कवर कर दिया गया है क्लास 3 का एनसीईआरटी कंटेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला पॉइंट है, यहाँ से वहाँ जाने के लिए बस, ट्रक, नाव, डोली, बैलगाड़ी, जहाज आदि का उपयोग किया जाता है। इन साधनों का कहने का तात्पर्य है कि इन साधनों का उपयोग दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये रहा पहला पॉइंट। और हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को सड़क सुरक्षा यातायात के नियमों का प्रति जो है बच्चों को सचेत कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि वो बड़े होकर उनका पालन कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या रहा, सबसे ज़्यादा शोर कहाँ होता है? तो राष्ट्रीय मार्ग मीन्स नेशनल हाईवे में जो है सबसे ज़्यादा शोर होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि क्या होता है, ये जो है नेत्रहीन बच्चे होते हैं वो लोग इन पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ब्रेल लिपि इसका नाम कैसे पड़ा? तो लुई ब्रेल जो थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसका नाम ब्रेल लिपि रखा गया है उन्हीं के नाम पर। ठीक है, लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। जब वो क्या थे, 3 साल के थे, तब वो अपने पापा के साथ जो है औजार के साथ खेल रहे थे। तभी अचानक में एक नुकीली औजार उनके आंखों में आकर लग जाती है, जिससे वो हो जाते हैं नेत्रहीन। क्या हो जाते हैं? नेत्रहीन हो जाते हैं, मीन्स उनकी आंखें खराब हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। तो क्या होता है, उनको पढ़ने लिखने में बहुत रुचि रहती है, तो अब उनको समस्या आने लगती है, दिख नहीं रहा तो कैसे पढ़ेंगे वो। ठीक है, तो बहुत प्रयास के बाद उन्होंने अपने पढ़ने के लिए एक तरीका निकाला। कैसा तरीका निकाला? तो एक कागज पर जो है उभरी हुई क्या है, बिंदुओं का एक 6 बिंदुओं का सेट होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, लुई ब्रेल ने इसे निकाला था, तो इसलिए इसे कहते हैं ब्रेल लिपि। ठीक है, समझ आ रही होगी, मैं आगे बता देती हूँ इसके बारे में। तो देख सकते हैं आप, ब्रेल लिपि जो है, जो लोग देख नहीं सकते मीन्स नेत्रहीन बालक के लिए, नेत्रहीन आदमी के लिए इस्तेमाल होता है क्या लिपि? ब्रेल लिपि, जो उनके पढ़ने के लिए काम आता है। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल जो थे फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, ब्रेल लिपि आखिर होता क्या है? ठीक है, तो ब्रेल लिपि जो होता है, मोटे कागज पर नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदु होते हैं। ठीक है, मोटे कागज पे क्या होता है, उभरा हुआ बिंदु होता है, जिसे वो टच करके, वो लोग तो अंधे होते हैं तो वो टच करके उसे पढ़ते हैं। ठीक है, टच करके उन्हें पता चलता है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, तो ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने? तो 6 बिंदुओं पर। तो देखिए कुछ इस तरह का होता है ब्रेल लिपि। ए में जो 6, ये क्या होता है, 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। मतलब कि देख सकते हैं सब में कितने बिंदु है, 1 2 3 4 5 6, सभी में कितने हैं, 6 बिंदु हैं। लेकिन जब नुकीली चीज़ से, जब इस मोटे कागज पर हम इस तरह कुछ करेंगे, औजार से उभारेंगे, तो ये जो उभरा हुआ पॉइंट होगा ये इस तरह से ए होता है। ठीक है, टोटल 6 बिंदु होते हैं, लेकिन वो लोग टच करके पता करते हैं कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है, इस तरह। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या था कि नेत्रहीन बालक जो है वो ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, कब हम दूसरों की समस्या को समझ सकते हैं? तो कब समझ सकते हैं? जब हम स्वयं को उसकी परिस्थिति में रखेंगे तब। कब समझ सकते हैं हम दूसरों की समस्या को? जब हम स्वयं को उसकी परिस्थिति में रखेंगे तब हम समझ सकते हैं कि उसकी समस्या क्या है। जैसे किसी बालक को अगर हम लोग जैसे बालक को क्या करना चाहिए, नेत्रहीन विद्यालय में ले जाना चाहिए, ताकि बालक जो है उन नेत्रहीन बच्चों का समस्या को समझ सके और उसकी उस समझ सके कि उनको किस किस समस्या का समाधान करना पड़ रहा है, कठिनाई उत्पन्न हो रही है उनको कहाँ कहाँ, जिससे क्या होगा, उसके माध्यम से वो बालक में जो है संवेदनशीलता की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है,
तो बेसिकली क्या क्वेश्चन रहा, कब हम दूसरों की समस्या को समझ सकते हैं, तो जब हम उसकी परिस्थिति में ढल जाएं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चों को किसी काम को करके सीखने को प्रेरित करना चाहिए। ये जॉन डीबी भी कहते हैं कि बच्चों को कैसे सीखने देना चाहिए, तो उसको उस काम को करके, और गांधी जी भी कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, जॉन डीबी क्या कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना चाहिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो उस काम को करे और तब सीखे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि स्थानीय खेलों के नाम। तो सीटेट में बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से चूज करना रहता है कि कौन कौन सा स्थानीय खेलों के नाम है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ मैंने स्थानीय खेलों के नाम लिखा है, स्टापू, पिट्टू, गिल्ली डंडा और अस्ता चंगा पे। ये जो है स्थानीय खेल के नाम है। ठीक है, ये ऑप्शन दे सकता है 3 और एक अलग ऑप्शन दे सकता है, बोल सकता है कि स्थानीय खेलों के नाम इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में ये 4 दिए हुए हैं स्थानीय खेलों के नाम। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है कि हर खेल जो होता है अपने आप में विशिष्ट होता है। ठीक है, अपने आप में क्या होता है, वो स्पेसिफिक होता है, जिससे हर व्यक्ति अपने खेल के प्रति जाना जाता है। जैसे क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, इस सब, तो हर व्यक्ति क्या होता है, अपने खेल के प्रति जाना जाता है। हर खेल जो होता है अपने आप में विशिष्ट होता है, मतलब श्रेष्ठ होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि असम के घर। तो असम में जो है घर जो होते हैं 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, और ये कैसे बने होते हैं, लकड़ी के मजबूत खंबे पर। ठीक है, लकड़ी के मजबूत खंबे पर असम में घर बनाए जाते हैं। कितनी ऊंचाई पे, 10 से 12 फुट की ऊंचाई पे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है और नीचे तक पानी भरा रहता है, जिसके कारण जो है असम में घर 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। और किस चीज़ के, तो लकड़ी के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है कई बार। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे क्या पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए कि मनाली में जो होता है मकान पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मनाली में जो है बर्फ गिरता है और बारिश होती है, मतलब कि बारिश के साथ साथ क्या होता है, वहाँ पर ही बर्फ भी गिरता है। इसलिए मनाली क्या है, पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पे घर जो है पत्थर के और लकड़ी के बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि पहाड़ी इलाकों में मकान या घर जो होते हैं पत्थर के बनाए जाते हैं। ठीक है, दिल्ली या बड़े शहरों में जो है अनेक तरह के घर आपको देखने को मिल सकती है, जैसे झोपड़ी मिल सकता है, गगनचुम्बी इमारत मिल सकती है, टेंट मिल सकता है। ठीक है, मिट्टी के बने घर मिल सकते हैं, दिल्ली में मिल सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में घर जो होता है मिट्टी की बनी होती है, और क्या होता है, इसके दीवार पे जो होता है मोटा मोटा मिट्टी का लेयर चढ़ाया जाता है, परत लगाया जाता है, ताकि वो टूटे ना। ठीक है, और क्या किया जाता है, मिट्टी से लिपाई किया जाता है और उसे सुंदर बनाया जाता है। जो मिट्टी के घर बने होते हैं राजस्थान में, उसके ऊपर जो है, उसके छत पर जो है कटीली झाड़ियाँ बनी होती हैं। क्या होते हैं, कटीली झाड़ियाँ बनी होती हैं। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में क्वेश्चन ऐसा था कि मिट्टी के घर कहाँ बने होते हैं और जिसके छत पर कटीली झाड़ियाँ होती है। तो आंसर क्या हो जाता है, राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है, कटीली झाड़ियाँ छत पर लगाई जाती है मिट्टी के घर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए शिकारा या फिर शिकारे जो होती है पहाड़ी इलाका श्रीनगर में चलाए जाते हैं। आखिर होता क्या है शिकारा, तो शिकारा जो है नदी पार करने के लिए, ये एक बोट का ही नाम है, जो श्रीनगर मतलब पहाड़ी इलाकों में इसे शिकारे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, तो इसे ध्यान से सुनते रहें, और जो भी बात मैं बता रही हूँ सारे की सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इग्लू क्या होता है, नेक्स्ट क्या है पॉइंट, इग्लू। इग्लू जो होता है बर्फ से बना जो घर होता है उसे इग्लू कहते हैं। जहाँ बर्फ से बना घर होता है उसे इग्लू कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे पॉइंट क्या है, पक्षी फसल के कीड़ों को खाता है। ये जो है चैप्टर 19 का हमारे साथी जानवर से लिया गया है, जो क्लास 3 में है। एक छोटा सा स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक राजकुमारी के बगीचे में माली जो रहता है वो बहुत सारा आम तोड़ कर लाता है। तो इतने सारे आम देखकर राजकुमारी कहती है कि इतने सारे आम, तो माली कहता है कि
अगर पक्षियां नहीं खाती तो और भी आम रहते। तो क्या होता है, राजकुमारी ऑर्डर देती है कि अगले साल से, अगले बार से क्या होना चाहिए, पक्षी, कोई भी पक्षी बागीचे में नहीं आनी चाहिए। तो माली जो होता है वो इस हुक्म का पालन करता है और किसी भी पक्षी को नहीं आने देता है। तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, और भी कम आम होते हैं। तो जब ये राजकुमारी के पास लेकर जाता है तो वो बोलती है कि इतने थोड़े से आम, क्या तुमने पक्षियों को मना नहीं किया था आने के लिए? तो माली कहता है कि पक्षी नहीं आए इसीलिए इतने कम आम हुए हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पक्षी फसल के कीड़ों को खाते हैं। पक्षी नहीं आई थी उसके बागीचे में, इसलिए उसके आम के पौधों में क्या हुआ था, पेड़ में क्या हुआ था, कीड़े लग गए थे, जिससे आम जो था बहुत कम हुआ था। तो क्या हुआ, पक्षी फसल के कीड़ों को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टाका। टाका पिछले वीडियो में, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। तो अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे देखिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आता है तो। टाका क्या होता है, राजस्थान का एक, जैसे पानी स्टोर हम लोग करते हैं बरसात के सीजन में, वैसे ही एक कुआं होता है, कहाँ, राजस्थान में, जिसे टाका कहते हैं, जो बारिश के समय इस्तेमाल किए जाते हैं और पानी सेव किए जाते हैं, जो गर्मी के समय उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, हमारे यहाँ तो बहुत पानी होती है तो हम लोग वेस्ट करते हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होता है। उन लोग को बहुत दूर दूर से पानी लाना रहता है। वो क्या करते हैं, एक ही बार पानी लाकर उसका कई तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे खाट में एक बार पानी लाकर खाट में बैठ कर नहाते हैं, उसी पानी से ऐसे जगह जानवर को धोते हैं जहाँ फूलों को भी पानी मिल जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। ये क्या होता है सभी को पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करते चलती हूँ। जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सब मिलकर रहते हैं, उसे कहते हैं एक संयुक्त परिवार। क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली। ठीक है, जहाँ माता पिता और भाई बहन रहते हैं वो होता है, सिर्फ माता पिता भाई बहन रहते हैं, वो होता है न्यूक्लियर फैमिली। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। आगे है साइकिल चेन। क्या होता है, सभी वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्या होता है, जैसे पौधों पे जीव जंतु निर्भर होते हैं, ठीक है, मनुष्य निर्भर होते हैं। तो क्या होता है, सभी वस्तुएं जो होती है एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, जिससे साइकिल चेन बनता है। ठीक है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे ही डिस्कस कर देती हूँ। बच्चों को जो है कविता जो है एक्शन के साथ सिखाना चाहिए, ताकि बच्चों को मन लगा रहे और वो क्लास में बोर भी ना हो और उसकी संवेदनशीलता बढ़े। ठीक है, छोटे बच्चे जो है दाएं बाएं के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, कविता के माध्यम से दाएं बाएं के बारे में सिखाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर 24 तक ख़त्म हो गया है। मीन्स क्लास 3rd का पूरा कंप्लीट हो गया है। इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो ईवीएस के थे, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, और पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा हमारा वीडियो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको निकाल के यहाँ दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं, और प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी मैथ से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल देखते रहें।